तो यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स की, तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है? ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जो कि डील करती है एनर्जी के साथ में। बट एनर्जी के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसलिए थर्मोडायनामिक्स के बारे में हम लोग ये बोलेंगे, ये ऐसी ब्रांच होती है जो कि डील करती है विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ द एनर्जीज, राइट? सो व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? ये हो गया है, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? स्टडी द इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ द एनर्जीज, राइट? सो एनर्जीज के बीच में का जो इंटर कन्वर्जन होता है ये हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन अगर दूसरे फॉर्म में हम लोग अगर देखेंगे, तो ये जो एनर्जी होती है, तो वो किस टाइप से होता है वो हम लोग देखते हैं। थर्मोडायनामिक्स में यूजुअली हम लोग जो भी बात करेंगे वो रहती है रिगार्डिंग द एनर्जी एज वेल एज द टेम्परेचर। और एनर्जी भी कौन सी वाली रहेगी? नाम में क्या दिया गया है? थर्मल ना। और थर्मल एनर्जी का मतलब ही कौन होता है? हीट, राइट? तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या करते हैं? वी विल स्टडी अबाउट द हीट एंड हीट कम देना या हीट निकाल देना, उसकी वजह से होता क्या है? जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। सो इट इज रिगार्डिंग द स्टडी अबाउट द हीट एंड द टेम्परेचर, राइट? इसके लिए हम लोगों को फिर दो वर्ड्स पता होने चाहिए, और वो दो वर्ड्स कौन से होते हैं? एक हीट और दूसरा टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द हीट। सो व्हाट इज हीट? मैंने और पिछले चैप्टर में भी ये बता के रखे वाला है। हीट क्या होती है? हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से कहाँ पे जाता है? लो टेम्परेचर। तो हीट बेसिकली ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन कौन सा फॉर्म एनर्जी? ऐसी एनर्जी जो ड्यूरिंग ट्रांसफर है, मतलब एक जगह से कहाँ पे जा रही है? दूसरे जगह पे जा रही है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग हीट किसको बोलते हैं? बेसिकली दिस इज द एनर्जी इन द ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द ट्रांसफर, जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट। अब हीट के यूनिट्स बताओ। ऐसा यूनिट होता है हीट का जूल। ओके, सो अगर हम लोग ऐसा यूनिट देखेंगे हीट का, तो कौन सा वाला ये ऐसा यूनिट होता है? जूल, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल जे। और इसका अगर हम लोग अदर यूनिट देखेंगे तो वो होता है कैलोरी, राइट? और ये जो कैलोरी है उसको हम लोग डिनोट करते बाय सिंबल CAL। तो एक कैलोरी और जूल के बीच में रिलेशन है, वो क्या रिलेशन रहता है? 1 calorie, this is equal to 4.186 joules। तो ये आप लोगों को याद रखने का है। दिस इज रिगार्डिंग द हीट। फिर दूसरी चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर, राइट? सो अगर हम लोगों को टेम्परेचर देखना है थर्मोडायनामिक्स में, तो सेकंड वन वर्ड इज द टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर हम लोग बोलते किसको है? अगर एक चाय का कप लिया, ठीक है, तो चाय का कप के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? आप लोग कौन सी चाय पीना चाहते हो? बहुत देर तक रखे वाली या फ्रेश बने वाली? क्यों फ्रेश बने वाली? क्योंकि चाय हमेशा कैसी पीना चाहता है आदमी? गरम, राइट? चाय कितनी गरम है और कितनी ठंडी है, वो मेजर करने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए? कोई ना कोई एक क्वांटिटी चाहिए, और उस क्वांटिटी का नाम क्या होता है? टेम्परेचर। तो सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज द डिग्री ऑफ, it is the degree of here hotness or the coolness, hotness or the coolness of the object. This is called as the temperature, right? अब टेम्परेचर की यूनिट्स बताओ मुझे। सबसे पहला ऐसा यूनिट टेम्परेचर का क्या होता है? डिग्री केल्विन, राइट? अदर वाले यूनिट कौन से होते हैं? डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो इनके आपस का रिलेशन पता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन का पता है, बराबर है। हाँ, क्या क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, लेकिन आया कहाँ से है वो पता है क्या आप लोगों को? नहीं। तो मैं एक बार का आप लोगों को ये बता देता हूँ, टेम्परेचर्स को हम लोग हमेशा याद कैसे रखते हैं, ठीक है। तो अर्थ में एक ऐसा कंपाउंड बताओ जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में पाया जाता है। तीन स्टेट ऑफ मैटर कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अर्थ पे ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हर जगह पे अवेलेबल है और वो तीनों भी स्टेट में पाया जाता है? कौन सा वाला है? वाटर, बराबर है। वाटर हर जगह पे अवेलेबल होता है, जहाँ पे लिविंग थिंग्स है वहां पे वाटर है ही है, और तीनों भी स्टेट में पाया जाता है। कौन सा? सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मतलब अपना सिंपल वाटर, और उसके बाद में गैस मतलब वेपर, राइट। तो हमारे पास में जो वाटर होता है वो यूजुअली कौन से फॉर्म में है? वो है लिक्विड फॉर्म में, हो गया। बाद में लिक्विड से अगर वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा। उस टेम्परेचर को और उस पॉइंट को हम लोग कौन सा वाला पॉइंट बोलते हैं? लिक्विड से क्या बन रहा है? सॉलिड। ओके, वो अपने घर पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें ये बनता है? फ्रीज ना। इसलिए उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रीजिंग पॉइंट, बराबर है। तो लिक्विड से सॉलिड में जो बनता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दिस इज द फ्रीजिंग अ पॉइंट, राइट। उसके बाद में लिक्विड से तीसरा वाला कौन सा बचा वाला है? गैस। तो ये जो हमारा वाटर ही है जो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विड से गैस में कब कन्वर्ट होता है वेपर में? जब वो बॉईल होता है। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास में दो पॉइंट आ चुके हैं। कौन सा है? एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो पूरे अर्थ पे ये जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है उसके बीच में का ये जो स्केल रहेगा वो कैसा रहेगा? इक्वल, बराबर है। तो हर जगह पे ये इक्वल रहता है। तो अब ये तीन चीजें आई कहां से है? तो उसके लिए तीन अलग अलग आदमी पैदा हुए थे। सबसे पहले पैदा हुआ था, उसका नाम था सेल्सियस, राइट। तो सेल्सियस था, वो आए और उन्होंने क्या किया, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनके बीच में की जो स्केल है उसको डिवाइड किया उन्होंने 100 डिविजन्स में। तो कितने डिविजन्स हुए हैं इसके? 100। तो ऐसे 100 डिवीजन किए और उन्होंने ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको नाम दिया 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है और डिवीजन कितने हैं? 100, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, हो गया। तो ये हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में लेकिन साइंटिस्ट लोगों को रहा नहीं जाता। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि डिग्री सेल्सियस में ये जो डिवीजन है वो काफी बड़े बड़े हैं। तो बहुत छोटा अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा होगा तो वो मेजर करने के लिए फाइन और चाहिए रहती है हमारी स्केल। तो मतलब ये डिवीजन कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे। तो उसके लिए फिर दूसरा आदमी आया जिनका नाम था फ़ारेनहाइट, और उन्होंने इसी स्केल के डिवीजन किए, लेकिन वो डिवीजन के उन्होंने 180, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना डिग्री सेल्सियस से 1.8 टाइम्स ज्यादा। ओके, तो उन्होंने कितना किया है? डिवीजन 180 किया, और फिर उन्होंने ये जो फ्रीजिंग पॉइंट था उसको नाम दिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो देखो फ़ारेनहाइट ने फ्रीजिंग पॉइंट को नाम कितना दिया? 32। 32 में कितना ऐड करेंगे? 180, कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया? ओके, तो बताओ सेल्सियस ने नाम क्या दिया फ्रीजिंग पॉइंट को? 0। डिवीजन कितने थे? 100, तो कितना हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट आए, उन्होंने कितने डिवीजन किए? 180, लेकिन नाम क्या दिया? 32 डिग्री। तो यहाँ पे फाइनल कितना हो गया? 212। और उसके बाद में फिर एक तीसरे आदमी आए जिनका नाम था केल्विन। लेकिन केल्विन ने एक बात अच्छी की, उन्होंने ये जो डिवीजन थे वो 100 ही रखे। तो इस स्केल के डिवीजन कितने किए केल्विन ने? 100। लेकिन यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको नाम दिया उन्होंने 273 डिग्री केल्विन। मतलब नाम कितना दिया? 273 बोला फ्रीजिंग पॉइंट को। तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? यहाँ से
गिनते जाओ कितने ऐड करने पड़ेंगे, 100, तो कितना हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन। तो या फाइनली परमानेंट के लिए याद रखने के लिए हम लोग कैसे याद रखेंगे, वाटर का कौन से दो पॉइंट्स है, एक फ्रीजिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके बीच में के स्केल को सेल्सियस ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 100। ओके, फ़ारेनहाइट ने कितने डिवाइड पार्ट में डिवाइड किया, 180, और केल्विन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 100। सेल्सियस ने फ्रीजिंग पॉइंट को नाम क्या दिया, 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट ने 32 डिग्री एंड केल्विन ने 273 डिग्री। अब हम लोगों को इसको यूज करके इनके आपस के बीच में क्या निकालने का है, रिलेशन। और रिलेशन निकालने के लिए हम इन तीनों को भी क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ये इक्वल कैसा होता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि इसकी डिग्री सेल्सियस की, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेल्सियस, और उसके डिवीजन कितने हैं वो इसके नीचे लिख देते हैं। कितना हो गया, सेल्सियस डिवाइडेड बाय द 100। दूसरा वाला कौन हो गया है बताओ, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के बराबर करने का है, तो फ़ारेनहाइट में से कितना माइनस करना पड़ेगा कि वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 32। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एफ माइनस 32 लिख देते हैं, और इसके डिवीजन कितने जल्दी से बताओ, 180। गॉट इट। और उसके बाद में नेक्स्ट वाला कौन सा वाला है, ये है हमारा केल्विन। तो केल्विन को अगर हम लोगों को सेल्सियस के जितना बनाने का है तो क्या करेंगे, केल्विन माइनस 273। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कौन है, सेल्सियस, सेल्सियस में से कितना माइनस किया, 0, फ़ारेनहाइट में से कितना माइनस किया, 32, और केल्विन में से कितना माइनस किया, 273, और उनके उनके नीचे उनके उनके डिवीजन लिख दिए वाले हैं। तो यहाँ पे कितना डिवीजन हो जाएगा, 100। ये रहेगा हमारा फाइनल फॉर्मूला। अब कभी नहीं भूलने का, कहीं डिग्री में जाओ कहीं पे भी जाओ, तो C डिवाइडेड बाय कितना रहेगा, 100, F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 एंड K माइनस 273 डिवाइडेड बाय द 100। अगर हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा। सबको 2 से डिवाइड कर देते तो कितना हो जाएगा, 5 9 5। तो कितना हो जाएगा, दिस इज C डिवाइडेड बाय द 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय द 9 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाय द 5, राइट। तो ये हो गया है हमारा रिलेशन। अब कोई भी इंटर कन्वर्जन होगा तो जो दोनों को कन्वर्ट करने का है उतने ही दो उठाने की, या तो ये फॉर्मूला से या नहीं तो ये फॉर्मूला से, और जो गिवन है वो वहां पे पुट करना है और हम लोगों को बाद में सॉल्व करने का है। मैं क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा, क्योंकि आप लोग तो JEE वाले हो ना, तो बॉडी टेम्परेचर मिनिमम उतना तो पता रहेगा ही रहेगा। कितना रहता है ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर, कम से कम उतना तो पता है ना, कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। लेकिन जब हम लोगों को टेम्परेचर आता है तब क्या बोलते हैं, 100 डिग्री वगैरह बोलते हैं ना, 100 का टेम्परेचर है, 102 का, वो किस में रहता है, फ़ारेनहाइट में ना। हाँ, तो वो पता होना चाहिए एग्जैक्टली नॉर्मल टेम्परेचर कितना है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। कन्वर्ट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर of the 37 degree Celsius into degree Fahrenheit and the degree Kelvin. डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द डिग्री केल्विन, राइट। तो इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमारा गिवन, राइट। सो सॉल्यूशन हो गया और इसमें ऐड ऐड कर देंगे हम लोग गिवन। तो हम लोगों को टेम्परेचर किस में गिवन है, सेल्सियस में, राइट। तो सेल्सियस कितना गिवन है, 37, और उसको किस में कन्वर्ट करने का है, फ़ारेनहाइट, और उसके बाद में केल्विन। तो सबसे पहला किस में कन्वर्ट करने का है, सेल्सियस टू द फ़ारेनहाइट। इसलिए हम लोग ये जो फॉर्मूला है उसमें का कौन सा वाला पार्ट लेंगे, पहले दो। तो कौन सा वाला लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, तुमको कौन सा ठीक लगता है, कैलकुलेशन के लिए कौन सा वाला ठीक है, नीचे वाला। तो बिना देखे बताओ क्या फॉर्मूला रहेगा, C डिवाइडेड बाय द 100 is equal to F minus 32 divided by the
180। और इसी को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं हम लोग? C डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय द 100। किसकी वैल्यू गिवन है? C की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करके बताओ कि ये कैलकुलेशन कितना होता है। तो कितना हो जाएगा? 37 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय द 100। तो आप लोगों को कैलकुलेट करके बताने का है द कितना? 98.67। आगे नहीं क्या होगा ना, है ना? हाँ, तो कितना आ गया है? दिस इज द 98.6। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो अगर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सेल्सियस में कितना है? 37। तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाता है? 98.6, राइट। और कितने फ़ारेनहाइट से बाद में बढ़ने वाला है? सिर्फ 2 से ना, 2 भी नहीं बढ़ता है, ओके, 2 से भी कम का बढ़ता है। तब अपना बॉडी है पूरी तप जाती है और बिल्कुल गंदा लगने लगता है। तो अब सेकंड वाला आप लोग इसको कन्वर्ट करके बताओ। सेकंड वाला कौन सा वाला है? सेल्सियस टू द केल्विन। ये आसानी से आ जाएगा क्योंकि ये वाला है। करेंगे C डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू K माइनस 32, सॉरी, K माइनस 273, K माइनस 273 डिवाइडेड बाय द 100। ये तो पहले कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो केल्विन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? C प्लस 273। C कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 37 प्लस 273 कितना होता है? जल्दी से बता, कितना हो गया? अरे एडिशन तो करना है ना, 310। सो इट इज कितना आता है? 310 केल्विन। ये हो गया है हमारा सिंपल सा कन्वर्जन। उसके बाद में जब तुम लोगों को बुखार आ जाता है, ठीक है, तब टेम्परेचर कितना रहता है? 100 बहुत हो गया है। और जब 101 या 102 होता है तब डॉक्टर क्या बोलता है? बहुत ज्यादा हो गया है, 38.8। तो अगर हम लोगों को एक कन्वर्ट करने का है तो सबसे पहला हम लोग क्या कौन सा वाला लेंगे? C डिवाइडेड बाय द 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय द 9। सो C डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है? 102 माइनस 32 डिवाइडेड बाय द 9। तो C की वैल्यू कितनी हो जाती है? 38.8। सो इट इज 38.8। तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। तो अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। और 102 में कितना हुआ है? 38.8। मतलब कितने से बढ़ा है? सिर्फ लगभग 1.5 डिग्री से बढ़ गया। तभी भी इंसान बीमार हो जाता है। अगर वो 3 डिग्री के ऊपर गया ना, आदमी मर ही जाता है, ठीक है। हाँ, फ़ारेनहाइट में नहीं, सेल्सियस में, ठीक है। तो जो भी मरने का है वो किस में मरने का? सेल्सियस में, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन। अब यहाँ पे फिर से वह नहीं करते बैठना है। क्या निकला? सेल्सियस निकला ना, सीधा फिर उसको कन्वर्ट कर दो। कितना ऐड कर देने का? 273। समझ में आ गया? तो केल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273 मतलब कितना हो जाएगा? 38.8 प्लस 273। तो जो भी आंसर आएगा वो कितना होता है तुम्हारा? बताओ जल्दी जल्दी, कितना? 311। सो इट इज 311.8। ये हो गया है हमारा केल्विन। गॉट इट? तो ये वाला होता है रिगार्डिंग द टेम्परेचर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या, राइट? ये जानने के लिए हम लोग सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट? तो सपोज हम लोगों ने
यहाँ पे एक पूरा यूनिवर्स का या फिर एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम का हम लोगों ने छोटा सा पार्ट ले लिया, सपोज वो कोना है, उस कोने में का छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने कितना पार्ट ले लिया वाला है, यूनिवर्स में से छोटा सा पार्ट कंसिडर किया है, जिसकी हम लोग करने वाले हैं स्टडी, उस चीज को हम लोग बोलते हैं सिस्टम। और वो पार्ट सिस्टम को छोड़ के बाकी सब कुछ जो होता है वो कहलाता है सराउंडिंग। तो हमारे दो वर्ड आएंगे, एक वर्ड होता है वो कहलाता है सिस्टम, और जो दूसरा वर्ड होता है, दिस वर्ड इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग, राइट। तो सिस्टम मतलब वो पार्ट होता है यूनिवर्स का जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, या फिर वो पार्ट जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। सो व्हाट इज सिस्टम, एक बार बताओ। पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, okay, which is under the observation or under the study. So it is the part under the observation, पार्ट अंडर ऑब्जर्वेशन या फिर पार्ट अंडर द स्टडी, दिस इज कॉल्ड एज द सिस्टम। और दूसरी चीज, वो छोड़ के बाकी सारा पार्ट कौन सा हो जाएगा, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग मतलब ऑल अदर पार्ट, ऑल अदर सॉरी ऑल पार्ट अदर देन क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, द ऑल पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, ऑल पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो कि अदर देन द सराउंडिंग, राइट। तो ये कहलाता है हमारा, सॉरी मैंने उल्टा बोला ना। So what is surrounding? All part of the universe other than the system, other than the system, इसको वो हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये अपनी क्लासरूम है, ठीक है। इस क्लासरूम में ये अभी फिलहाल में अंडर ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इतना ही अपने को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर अलग है, क्योंकि अभी ये कूलर वगैरह लगे वाला है, तो यहाँ का टेम्परेचर अलग है, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है। मतलब ये यूनिवर्स का इतना ही पार्ट, ये क्या कहलाएगा, हमारा सिस्टम। उस सिस्टम को हम लोगों ने क्या नाम दिया, क्लासरूम, बराबर है। तो क्लासरूम बनता किससे है, टीचर, स्टूडेंट, फिर ये पढ़ने वढ़ने वाली जो चीजें होती है, बोर्ड वोर्ड, इन सब का मिला के क्या बन जाता है, क्लासरूम। तो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स है वो मिलके एक यूनिट बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। फिर वो सिस्टम छोड़ के जो रहता है वो क्या होता है, सराउंडिंग। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जो सिस्टम कंसिडर करते हैं, वो कोई स्पेस नहीं कंसिडर करते, वो हम लोग कंसिडर करते हैं, वो होता है गैस। तो सपोज इतना गैस है, तो और कौन सा वाला गैस कहलाएगा, आइडियल गैस। तो इतने पार्ट ऑफ गैस को हम लोग क्या कहलाते हैं, सिस्टम। और वो छोड़ के बाकी सब कुछ कौन हो गया है, सराउंडिंग। अब इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास में दो सिस्टम्स है, मतलब फिलहाल में दो क्लासरूम है। एक क्लासरूम है ये वाला, ये दो क्लासरूम है, एक क्लासरूम हो गया क्लासरूम ए, दूसरा हो गया क्लासरूम बी। एक क्लासरूम में एसी चालू है, इसलिए इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। दूसरे क्लासरूम में एसी चालू नहीं है, बंद रखे वाला है, इसलिए उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, जितना एनवायरमेंट का टेम्परेचर है। फिलहाल में सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो दो क्लासरूम के टेम्परेचर कैसे है, अलग अलग। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का जो दरवाजा है, इस दरवाजे को हम लोग ओपन कर देते हैं। दरवाजा अगर ओपन हो गया तब क्या होगा बताओ, क्या ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर ट्रांसफर होता है या हीट ट्रांसफर होता है, हीट, एंड दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल क्यू। तो हीट कहाँ से ट्रांसफर होगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में। मतलब सिंपली हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हीट का क्या हो रहा है, एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, राइट। तो जब ये दोनों का टेम्परेचर से सेम हो जाएगा, मतलब कितना हो गया अभी ये 25 डिग्री सेल्सियस दोनों का भी हो जाएगा, तब यहाँ पे जो हीट है वो ट्रांसफर होगी क्या, नहीं, राइट। तो हम लोग मतलब दोनों भी जो टेम्परेचर है वो कैसा हो गया, इक्वल। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम, राइट। अब ये जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है, ये जो दो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम ए एंड सिस्टम बी विल बी कंसिडर्ड इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द
हीट, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जो दो सिस्टम होते हैं उनका टेम्परेचर कैसा रहेगा? सेम। समझ में आ गया? तो बताओ, व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? द two systems, okay, two systems are said to be in the equilibrium. इसका मतलब क्या हो गया है? दो सिस्टम को हम लोग तब इक्विलिब्रियम में बोलेंगे जब इनके आपस में कोई भी हीट का एक्सचेंज जो है वो नहीं होगा. सो टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, इतना इंग्लिश आता है तुम लोगों को? बताओ फिर. व्हेन देयर इज नो हीट एक्सचेंज, when there is no heat exchange between the two systems, right? इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है कि जो दोनों भी हमारे सिस्टम्स होते हैं, राइट? सो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? टू systems are in the same temperature. हाँ, इनसे बेटर क्या लिखेंगे? एट. So two systems are at the same temperature. हाँ, at the same temperature. तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. तो सिंपल लैंग्वेज में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? दो सिस्टम कब रहेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में? जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा और सेम का होने की वजह से उनके बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा. ओके, अब हम लोग जाते हैं एक्चुअल थर्मोडायनामिक्स पे, और थर्मोडायनामिक्स के हम लोग देखेंगे लॉज, राइट? तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. और ये जो थर्मोडायनामिक्स के लॉज है वो कौन से कितने लॉज होते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको इनलिस्ट करते हैं. तो थर्मोडायनामिक्स के एक्चुअली में जो लॉज होते हैं वो होता है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. ओके, लेकिन इनके भी पहले एक लॉ आता है, तो फर्स्ट के पहले कौन आ जाएगा? जीरो. इसलिए जो पहला वाला रहता है उस लॉ को हम लोग बोलते हैं दिस इज द जीरोथ लॉ. नेक्स्ट वाला कौन सा वाला रहेगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द फर्स्ट लॉ. अब बाकी के तो पक्का पता चल गए तुम लोगों को, कौन से बताओ. हाँ, सो वो होता है, एक क्या होता है हमारा सेकंड लॉ, और लास्ट वाला दिस इज द थर्ड लॉ. तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश करके रख देंगे ये लॉज है किसके बारे में. तो ये जो जीरोथ लॉ होता है दिस इज अबाउट द इक्विलिब्रियम. ओके, इक्विलिब्रियम, इसके बारे में होता है जीरोथ लॉ. फर्स्ट लॉ जो होता है वो होता है रिगार्डिंग द एनर्जी, और कौन सी एनर्जी रहेगी? वो इंटरनल एनर्जी होती है जो हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं. फिर जो रहता है सेकंड लॉ इज रिगार्डिंग द इंट्रोपी. इंट्रोपी का नाम सुने वाला है तुम लोगों ने, मीनिंग नहीं पता. इंट्रोपी का मतलब होता है द डिग्री ऑफ रैंडमनेस. मतलब कोई भी चीज कितनी रैंडम हो सकती है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोपी. और ये थर्ड लॉ भी होता है, वो होता है, वो भी रिगार्डिंग होता है एंट्रोपी. लेकिन जो सेकंड लॉ होता है एंट्रोपी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, ये होता है हमारा सेकंड लॉ. एंड थर्ड लॉ होता है वो होता है एंट्रोपी लेकिन एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो बताओ ऐसे टोटल कितने लॉज है? चार. ओके, पहला कौन सा हो गया? जीरोथ लॉ रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम, देन फर्स्ट लॉ रिगार्डिंग द एनर्जी, देन सेकंड लॉ entropy of the isolated system, and third law that is entropy at the absolute temperature. तो इसमें अब हम लोग हमारा सबसे पहला वाला लॉ देखेंगे, और सबसे पहले वाले लॉ का नाम क्या है? हाँ, सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज द जीरोथ
लॉ, और जीरोथ लॉ बिल्कुल सिंपल है, राइट। तो मैथ में आप लोगों ने पढ़ के रखे वाला है, मैथ में क्या एक चीज आपने पढ़ी वाली है, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, ये पढ़ के रखे वाला है। अब ए की जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ए, बी को क्या बोलेंगे, सिस्टम बी, और सी को क्या बोलेंगे, सिस्टम सी, और इक्वल टू की जगह पे क्या बोलेंगे, इन इक्विलिब्रियम विथ। ठीक है, तो हमारे पास में फिलहाल में कितने सिस्टम्स है, वी हैव गॉट द 3 सिस्टम। कौन से सिस्टम है बताओ, सिस्टम ए, राइट। दूसरा वाला होता है वो हो जाएगा हमारा सिस्टम बी, सिस्टम बी, और तीसरा वाला दिस इज द सिस्टम सी, राइट, ये वाला। अब हम लोग बोलेंगे क्या, इफ सिस्टम ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम बी, तो इसको दिखाएंगे कैसे, इस टाइप से, एंड सिस्टम बी इज इन इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम सी, in equilibrium with the system C, then system A will be in equilibrium with the system C। तो ये वाला लॉ जो होता है वो कहलाता है जीरोथ लॉ। अब पता चला इसको जीरोथ लॉ क्यों बोला गया है, क्योंकि वो सिंपली किसके बारे में होता है, रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम। लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो सिंपली क्या बोलना है हम लोगों को, इफ सिस्टम ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ system B, system B is in equilibrium with system C, then the system A will be in equilibrium with the system C। यहाँ तक समझ में आ गया है, तो ये कहलाता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। हो गया। अब जीरोथ लॉ के बाद में हम लोगों को जाने का है फर्स्ट लॉ के पास में, लेकिन फर्स्ट लॉ के पास में जाने के लिए फर्स्ट लॉ किसके बारे में बात करता है, एनर्जी ना, और कौन सी एनर्जी होती है, वो कहलाती है इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले तो हम लोगों को देखना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरनल एनर्जी। तो देखेंगे इंटरनल एनर्जी ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। सपोज हमारे पास में एक ये सिस्टम है, सिस्टम मतलब बॉक्स या उसके अंदर रखे वाली गैस, इसके अंदर रखे वाली गैस, राइट। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन में रहेंगे, बराबर है। ये कांस्टेंट रैंडम मोशन में रहने की वजह से उनके पास में जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी कौन सी कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी। सो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इट इज द एनर्जी, what is internal energy, this is the energy which is associated, एनर्जी associated with, किसके साथ में associated है, constant random motion of the molecules of the system। okay, energy associated with the random motion of the molecules of the system, molecules of the system is called as the internal energy, right। और ये जो internal energy होता है वो डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल U। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज कौन सी वाली है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक वेलोसिटी में घूम रहे हैं, क्योंकि वो घूम रहे मतलब उनकी क्या है, एक वेलोसिटी है, जिसकी वजह से उनके पास में क्या रहेगी, एनर्जी, राइट। अगर हम लोगों ने इसको इस ये बर्नर से क्या दे दिया, हीट दे दिया, तो हीट दिया तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, पहले तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर किस में चेंज आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी। सो व्हेन वी सप्लाई द हीट, तो जो सिस्टम होता है उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मैंने सिर्फ ये वर्ड इसलिए लिख के दिया वाला है क्योंकि अगर इंटरनल एनर्जी का सिंबल यू है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या हो जाएगा, डेल्टा यू।
राइट। तो ये होता है हमारा डेल्टा यू। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम, एंड उसमें अगर कुछ भी चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। उसके बाद में एक जो कॉन्सेप्ट आता है, वो सब ऐसे नए नए नाम ही आ रहे हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है, कहलाता है डायनामिक थर्मोडायनामिक सिस्टम। राइट। थर्मोडायनामिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम नाम सुने वाला है? कंप्यूटर सिस्टम, घर पे कंप्यूटर रहता है ना, तो वो क्या है? एक ही चीज है, लैपटॉप नहीं बोल रहा हूँ, ओके, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर किससे बना वाला है बताओ? सीपीयू, मॉनिटर, एक कीबोर्ड और एक चूहा, ठीक है। हाँ, माउस है ना। मिनिमम कितनी चीजें चाहिए रहती है? चार। चार का मिलके एक सिंगल यूनिट बन चुका है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सिस्टम। नहीं तो उसको दूसरा नाम हो जाता था, जैसे लैपटॉप के जैसा। लैपटॉप में कुछ भी लगाने की जरूरत होती है क्या? नहीं, मिनिमम उतने पे ही वो चल जाता है। तो हमारा ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है, ये थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब it is the group of the objects forming the one single unit that is called as the thermodynamic system. Okay, तो लिख देते हैं, these are the group of the objects, group of the objects which are forming the group of objects forming one सिंगल यूनिट। वन लिख दिया तो सिंगल लिखने की जरूरत नहीं है। वन यूनिट इज कॉल्ड एज द डायनामिक थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम जो होता है, वो बनाने के लिए हम लोगों को कौन सी चीजें चाहिए रहती है? गैस को अभी अभी क्या, गैस के पास में अभी अभी क्या था? इंटरनल एनर्जी था। ओके, उसको बाद में हम लोगों ने बाहर से हीट सप्लाई किया था, और साथ में क्या रहता है? टेम्परेचर होता है। तो ये सारे पैरामीटर्स का मिला के एक क्या बन जाता है? सिस्टम। जैसे टीचर, स्टूडेंट, ब्लैक बोर्ड, चेयर, जो भी है, इन सब का मिला के क्या बन जाता है? क्लासरूम। वैसे सबका मिला के एक बन जाता है सिस्टम। अब ये सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं, और वो टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द exchange of the heat and the matter, right? So we can write down types of thermodynamic systems। और ये जो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स होते हैं, बेसिकली these are based on the exchange of पहली चीज होती है वो होती है हीट, एंड जो दूसरी चीज होती है वो कहलाता है मैटर। तो हीट एंड मैटर के ऊपर जो डिपेंडेंट रहेगा, वो हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टाइप्स आने वाले हैं। और ये जो टाइप्स होते हैं वो तीन टाइप्स होते हैं, जिसको हम लोग लिखेंगे द टाइप्स ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम। और टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स होते हैं हमारे तीन, जिसमें का जो सबसे पहला वाला हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है, वो कहलाता है ओपन सिस्टम, राइट। दूसरा वाला जो होता है वो कहलाता है क्लोज सिस्टम, और जो तीसरा वाला टाइप होता है वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। तो एक बार बताओ, ये जो हम लोगों ने टाइप तीन लिखे वाले, कौन सा? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डिपेंडिंग अपॉन द एक्सचेंज ऑफ द हीट एंड द मैटर। अब ये क्लासरूम है, और बाहर कंसिडर करना, बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, और हम लोगों ने सारे दरवाजे खिड़कियां खोल के रखे वाले हैं। तो बताओ क्या क्या होगा? बाहर का टेम्परेचर कैसा रहेगा? कम, बारिश हो रही तो, और अंदर का ज्यादा, तो हीट का क्या रहेगा? एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन साथ में दरवाजे खिड़कियां अगर ओपन है, तो बाहर का पानी भी अंदर आएगा, मतलब छींटे आते हैं ना। हाँ, तो वहां पे किसका ट्रांसफर हो रहा है? मैटर का भी। तो वो तो क्लासरूम कैसा है? ओपन है ना। तो अगर ओपन है तो कोई कौन सी चीज का एक्सचेंज हो रहा है? हीट एंड द मैटर बोथ। तो ओपन सिस्टम वो थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है जहां पे एक्सचेंज
एक्सचेंज ऑफ कौन से दो चीजें हैं, हीट एंड द मैटर, ये दोनों का भी एक्सचेंज होता है, वो कहलाता है ओपन सिस्टम। फिर दूसरा वाला जो होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब दरवाजा खिड़कियां बंद कर दो, कौन सी चीज का ट्रांसफर नहीं होगा, बारिश का, बारिश की बूंदें अंदर नहीं आएगी, मतलब किसका ट्रांसफर नहीं हो रहा, मैटर का, लेकिन रूम तो ठंडी हो ही जाएगी, मतलब किसका ट्रांसफर हो रहा है, हीट का। सो क्लोज सिस्टम वो होता है जहां पे एक्सचेंज किसका होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ द हीट, बट नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज ऑफ द मैटर। ओके, तो इसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। और तीसरा वाला कौन सा वाला सिस्टम है हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम। सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे ना ही हीट का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो एक्सचेंज ऑफ, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर, हीट एंड द मैटर बोथ। ओके, बोथ, तो ये कहलाता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो ऐसे थर्मोडायनामिक्स के कितने सिस्टम है, तीन। कौन से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड द आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब जहाँ पे हीट एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है, क्लोज सिस्टम मतलब जहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है बट मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द हीट एंड द मैटर। समझ में आ गया यहाँ तक?